नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कोई भी कंपटीशन का अगर एग्जाम देते हैं आप तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डैश। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर इंक्लूड किया गया है? तो वो इंक्लूड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय फर्स्ट बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पंचायती राज जो सिस्टम था वो पहली बार किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था? तो ए ऑप्शन इज बिहार, बी ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन इज राजस्थान एंड डी ऑप्शन इज महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन है? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। तो देखिए जॉइंट मीटिंग जो होती है जिसमें बोथ हाउसेज मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठते हैं, तो उसको चेयर कौन करता है? ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है पूछा गया है। तो उसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो देखिए जो भी फाइनेंस होता है, जो भी पैसे वैसे होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनियन और स्टेट के बीच में, उसका रिकमेंडेशन जो है वो कौन करेगा, मतलब वो कौन बताएगा कितना क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है या कमीशन है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन, वो ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एनआईए भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, एनएचआरसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल 324 में कहा गया है इसके बारे में। ठीक है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इनमें बताना है कौन पार्लियामेंट का पार्ट है। तो पार्लियामेंट में अगर देखेंगे तो लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ शेड्यूल के बारे में बोला गया है। तो एट्थ शेड्यूल क्या बताता है? तो एट्थ शेड्यूल आपको पता होगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं भारत की उसके बारे में बताता है। तो इस समय अगर देखा जाए तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है पूरे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर स्टेट का अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है, मतलब कौन इलेक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेंबर्स इलेक्ट करते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर वाइस प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया हु इज़ द कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया। तो देखिए भारत में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो इंडियन आर्मी है, तो उसका जो कमांडर है वो कौन है ये बताना है आपको। तो फर्स्ट में दिया गया प्रेसिडेंट, सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर और फोर्थ दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 में बोला गया है हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हैव लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंशियल पोस्ट। तो सबसे ज़्यादा सालों तक या सबसे ज़्यादा दिनों तक जो प्रेसिडेंट रहा है वो कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 12th देखिए, इसमें कहा गया विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है सबको पता होगा, ये क्या है? ये है लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू हैव द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो देखिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की अगर बात करी जाए तो किस कंट्री में है इनमें से, ये आपको बताना है। तो ग्रीस में नहीं है, ब्रिटिश में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिया है नहीं, पूछा गया कॉन्सेप्ट जिसने दिया है वो है फ्रांस। तो फ्रांस ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम पंचायती राज वाज इंस्टीट्यूटेड। तो पंचायती राज सिस्टम जो है पहली बार कहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ था? तो अभी हम लोग ने देखा भी था वाला क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मीडियम लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो देखिए इनमें से पंचायती राज सिस्टम के आपको पता होगा 3 टियर गवर्नमेंट होती है, 3 टायर होता है इसमें। तो इसमें जो मिडिल पे होता है वो कौन होता है? तो पंचायत समिति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और जो अदर जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज चीफ ऑफ। अब देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी होता है किसी भी स्टेट का, वो किस चीज़ का चीफ होता है, कहाँ का चीफ होता है, बताना है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये पब्लिक सर्विसेज जितनी भी होती हैं उनका ये क्या होता है? चीफ होता है। इसको मुख्य सचिव कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ जस्टिस टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस होगा उसकी ओथ कौन कराता है पूछा गया है। तो ए ऑप्शन इज लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो 19 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम्स अंडर डैश। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा जो है वो किसके अंडर में आएगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के अंडर में, क्योंकि देखिए लोकसभा क्या एक पार्लियामेंट का ही तो पार्ट है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के अंदर ये आएगी। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप। अब देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लड़ने के लिए, सबसे छोटी जो एज होनी चाहिए, कहें मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अप इन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी नवंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने थे जब वो सेटअप हुई, तो वो थे 389 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे आपको बताना है। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड इन। तो देखिए, किस ईयर में पूछा गया है या किस मंथ में पूछा गया है कि जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो कब पब्लिश हुआ। तो वो पब्लिश हुआ था जनवरी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन। तो फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस दिन अडॉप्ट हुआ था, दिन आपको बताना है, डेट आपको बतानी है, किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को मेनली अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब देखिए, 29 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो देखिए, अडॉप्ट करने की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, और जो इफेक्ट में आने की डेट है वो क्या है? 26 जनवरी 1950। और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ प्रियम्बल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव ने किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें से क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो जो प्रियम्बल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल आप लोग देखे होंगे एनसीईआरटी की किताबों में भी दिया रहता है। ठीक है, पहले फ्रंट पेज में ही रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया? इन द प्रियम्बल द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर एडेड बाय। तो इन 4 वर्ड्स को या 3 वर्ड्स को किस उसमें ऐड किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1976 का, उसमें इसे ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन।
तो देखिए जो स्टेट का नाम है और यूनियन टेरिटरीज़ का जो नाम है ये किस शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है, तो 36 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ फर्स्ट शेड्यूल। तो पहले शेड्यूल में ही स्टेट के नेम्स और यूनियन टेरिटरी के नेम डिस्क्राइब किए गए हैं। 37 देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953। तो देखिए पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्रिएशन हुआ उसका 1953 में, वो कौन सा स्टेट था, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो देखिए जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया वो किस ईयर में आया, तो वो आया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड इन। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो आया है वो कब आया, तो वो आया 1955 में आया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी ओनली क्लेम्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं वही इन आर्टिकल्स को क्लेम कर सकते हैं, ये आपको बताना है कौन से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, तो वो है 15, 16 और 19। तो 15 आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 19, ये तीनों आर्टिकल किसके लिए हैं सिर्फ, तो सिटीजन इसको क्लेम कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो पहले हमारा फंडामेंटल राइट होता था, बाद में इसको लीगल राइट बना दिया गया। अब यही पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट से इसको लीगल राइट बनाया गया था, तो 41st क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर है 44th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हुआ करती थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बाद में ऐड किया गया था और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अभी जो 3 वर्ड हमने बताए थे वो भी 42nd अमेंडमेंट में आए थे 1976 में, और इसी तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, ये भी 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था उसमें इंक्लूड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के टाइम पर कौन से आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। तो राइट टू लाइफ कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 होता है, इसको कभी भी सस्पेंड हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, मतलब कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता। हम लोग का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा लिखा है कि ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी इमरजेंसी आ जाए, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से मतलब इनके सिफारिशों पे क्या आया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आई हैं वो इन्हीं की जो भी रिपोर्ट थी उसी के हिसाब से आई थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू। देखिए जो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने की, वो कौन से उसमें आती है, ये आपको बताना किस आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल 123 में। ठीक है, और अगर यही चीज़ गवर्नर की देखी है तो 213 में आती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। देखिए प्रिसाइड कौन करेगा, अभी हमने आपको बताया भी था, तो प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू लोकसभा। तो देखिए लोकसभा में आपको पता होगा 2 मेंबर्स जो थे अभी तक वो एंग्लो इंडियन कमेटी के नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन अमेंडमेंट हुआ उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले, तो उसमें ये हुआ कि अब ये भी ख़त्म हो गया है। तो हालांकि इसमें 2 इसका आंसर सही रहेगा, लेकिन अब ये भी ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया इन राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जितने मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है वो है 12। ठीक है, 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। और याद रखिएगा ये 12 मेंबर कहाँ से होते हैं, तो लिटरेचर के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, सोशल सर्विसेज के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जो प्रेसिडेंट करता है वो किस आर्टिकल के अंडर करता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, 50th में देखिए क्या कहा गया, प्रेसिडेंट रूल्स इज इन्वोक्ड बाय प्रेसिडेंट अंडर। देखिए प्रेसिडेंट रूल की अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है, ये क्वेश्चन में बताना है। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 356 में। ठीक है, तो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है उसी को कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, और ये कब किस में आएगा, तो ये आ जाएगा आर्टिकल 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 360। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू, तो देखिए जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट, ठीक है। तो मतलब उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया, तो आर्टिकल 61 में ऐसा दिया गया है कैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए। 53 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इनमें से बताइए कौन ऐसा है जो जो भी प्रोसीडिंग हो रही होगी कोर्ट मतलब उसमें हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में, उसमें वो क्या कर सकता है, बोल सकता है, पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग में, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। वोट इसके बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, तो वो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन। तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करती थी, अब इसको नीति आयोग बना दिया गया है। तो प्लानिंग कमीशन कब आई थी, तो 15 मार्च 1950 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 55, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो पहले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये नीति आयोग के प्राइम चेयरमैन हुआ करते हैं, ठीक है। तो अब ये नीति आयोग हो गया है, इसको आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 56 में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो प्लानिंग कमीशन जो है, जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी फाइनेंस कमीशन की बात करी जाए, इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए, तो ये दोनों की दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र किया गया है। फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है, तो फाइनेंस कमीशन को किस आर्टिकल में रखा गया है ये आपको बताना है। तो 57 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 280। तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 280 से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, तो कितने सालों के लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो 58 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिसे 5 साल के लिए एक सरकार आती है, उसी तरीके से 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द एज ऑफ राज्यसभा मेंबर शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए राज्यसभा मेंबर जो है उसकी एज कम से कम क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो कम से कम जो एज होनी चाहिए राज्यसभा मेंबर के लिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स, और लोकसभा मेंबर के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 25 ईयर्स। नेक्स्ट इज हु सर्टिफाइज बिल एज मनी बिल। तो देखिए कोई भी बिल होगा तो उसको मनी बिल कौन बताता है कि ये मनी बिल है, उसका सर्टिफिकेशन कौन करता है। तो सर्टिफिकेशन जो मनी बिल का करता है वो है स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर कहाँ का, लोकसभा का। चेयर राज्यसभा का स्पीकर नहीं होता, राज्यसभा का एक तरीके से देखा है तो चेयरमैन होता है, या कहेंगे स्पीकर भी है तो उसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके रिकमेंडेशन पे मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये है प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन इसको हम नहीं दिखा रहे हैं, इसका आंसर याद रखिएगा प्रेसिडेंट। तो मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में तो किसकी परमिशन है, किसका रिकमेंडेशन होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कहा गया हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन अ ईयर। तो एक साल में कितने सेशंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर पार्लियामेंट में देखा है तो एक साल में कितने सेशंस होंगे, तो एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 3 सेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशंस। अब देखिए 2 सेशन के बीच में आपने सुना होगा मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है, तो बजट सेशन चल रहा है, तो इस तरीके के सेशंस होते हैं। तो जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए 2 सेशन के बीच में हर हाउस में, वो कितना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको बताना है। तो 63rd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। तो 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता किसी भी 2 सेशन के बीच में। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इनवाइसेस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लोकसभा की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो वो है 552, ठीक है, जिसमें 550 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 2 ऐसे होते हैं जो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। अब उसको पहले एंग्लो इंडियन को लिए जाते थे 2 मेंबर्स, लेकिन अब वो भी नहीं लिए जाते। तो अब इसका आंसर अगर देखेंगे तो 550 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज इन फोर्स द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम बाय पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लीजिए इमरजेंसी लगी है और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था, तो उसको एक्सटेंड करना है। तो कितने सालों के लिए पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड कर सकती है, मतलब उसको एक्सटेंड कितने सालों के लिए किया जा सकता है, कितने महीने के लिए किया जा सकता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये किया जा सकता है 1 ईयर के लिए एक्सटेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की बात करी जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1952
2 अक्टूबर को आपको पता होगा गांधी जयंती होती है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इसी दिन लॉन्च किए जाते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो देखिए नेशनल अभी तक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब है एनडीसी की बात। तो एनडीसी की बात अगर करी जाएगी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस ईयर में सेटअप किया गया, तो ये किया गया था 1952 में सेटअप। नेक्स्ट आते हैं 68 है, 68 में कहा गया पंचायती राज वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो देखिए पंचायती राज डे किस दिन लॉन्च हुआ था ये आपको बताना है। तो 68 क्वेश्चन में अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दैट इज 2 अक्टूबर 1959। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया पंचायती राज वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन। तो अभी हमने आपको बताया था इसका आंसर थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 670th है, इसमें कहा गया विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट इम्प्लीमेंटेड पंचायती राज इन होल स्टेट। तो पूरे स्टेट में पंचायती राज को लागू करने वाला स्टेट कौन सा था, तो ये था राजस्थान। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये। लोकल अर्बन बॉडीज़ की बात अगर करी जाए, वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय। तो लोकल और अर्बन बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया ये आपको बताना है। तो ये आर्टिकल नंबर 74th अमेंडमेंट में दिया गया, मतलब 74th अमेंडमेंट किया गया जिसमें लोकल अर्बन बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आप लोग को याद रखना है। 73rd देखिए, इसमें कहा गया हु इज़ वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एच.जे. कानिया। तो एच.जे. कानिया जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो ये थे सुकुमार सेन। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए, याद रखिएगा इसको। 76 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, 25 क्वेश्चन और बचेंगे अप्रॉक्सीमेट। देखिए 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। तो राइट ऑफ ऑडियंस किसके पास होता है, तो अटॉर्नी जनरल के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल। तो देखिए मनी बिल का आर्टिकल आपसे पूछा गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में मनी बिल के बारे में बात करी गई है, डिफाइन किया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 110 में। तो आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटअप बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए प्लानिंग कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जोनल काउंसिल है, तो इसमें कोई भी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप हुआ है, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो है आर्टिकल नंबर 17। टी ऑप्शन इसमें सही है। याद रखिएगा कि जो अनटचेबिलिटी होती है उसको समाप्त करने के लिए जो आर्टिकल आया था वो है आर्टिकल नंबर 17। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो अब नीति आयोग हो गया है, तो चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 81 देखिए, इसमें कहा गया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल एनडीसी जो है 1952 में आई थी, इसके चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है। तो इसके चेयरमैन हुआ करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंटी डिफेक्शन प्रोविजन की बात अगर करी जाए तो एंटी डिफेक्शन एक बाकायदा शेड्यूल भी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो जीतता था वो उस पार्टी में चला जाता था, तो उसी को देखा गया। तो जो दल बदलू लोग होते थे कि तुरंत अपना दल बदल लेते थे, अपनी पार्टी को बदल लेते थे सत्ता हासिल करने के लिए, तो उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। तो एंटी डिफेक्शन का कानून भी बना। तो आपको बताना है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रखा गया था, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। तो 82nd क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सरकारिया कमीशन की बात करी जाए तो सरकारिया कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। तो 83rd क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है सरकारिया कमीशन। और भी कई सारे कमीशन हैं इससे रिलेटेड। 84th क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इज रिलेटेड टू। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, अभी तक हम लोग कई सारे अमेंडमेंट देख रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 368 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखेंगे। इसमें देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए जैसे ही इमरजेंसी आती है तैसे ही एक आर्टिकल है जिसको हम सस्पेंड कर दिया जाता है। वो आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। तो 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, जज ऑफ हाई कोर्ट
होल्ड्स ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ। तो देखिए रिटायरमेंट्री की जो एज है जज ऑफ हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के जज की, वो क्या है, इस क्वेश्चन पूछा गया, तो वो है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87, द प्रेसिडेंट रूल वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इम्पोज्ड इन। तो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, वो किस स्टेट में इम्पोज करी गई थी, तो पंजाब में इम्पोज करी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन। तो NHRC की अगर बात करी जाए तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ, ये आपको बताना है। तो 88th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब 1993 में NHRC को सेटअप किया गया था। हु वॉज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। देखिए पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे बताना है 89th क्वेश्चन में। तो पहले लोकसभा के जो स्पीकर थे वो GV मवलांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 90th। देखिए इसमें कहा गया प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविजन आया है वो कहाँ से लिया गया है बताना है। तो वो लिया गया है रशिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, हु हेडेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को किसने हेड किया था, किसने लीड किया था, आपको बताना है। तो ये हेड किया था फजल अली ने। ठीक है, याद रखिएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का हेड कौन था, तो ये थे फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेनली यहाँ बात करी आ रही है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को ये कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल। तो आर्टिकल 370 है, 370 है, हालांकि अब इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 94 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। 95 देखिए इसमें कहा गया था प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया भारत में, वो कब इम्पोज किया गया, वो कहाँ पर इम्पोज किया गया आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये है पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो देखिए इंटर स्टेट काउंसिल की अगर बात करी जाए तो ये कौन इस्टेब्लिश करता है, तो ये इस्टेब्लिश करते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी हैव बीन बोरोड फ्रॉम। तो ये तीनों जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन में बहुत बड़े पार्ट लिए थे इन लोग ने। ठीक है, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया गया है, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को। नेक्स्ट 98 देखिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन। तो देखिए पहला जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब हुआ, ये आपको बताना। इससे शेड्यूल 9 को जोड़ा गया था। तो 98 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1951 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, 3-4 और क्वेश्चन बचेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने लोगों ने सिग्नेचर किया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किया था, ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 284 मेंबर्स ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो देखिए अभी हमने बात करी भी थी, 9th शेड्यूल को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था, तो ये किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है, तो इसने शेड्यूल 9 को इंक्लूड किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 101 देखिए क्या कह रहा है, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली मतलब शुरुआत में कितने आर्टिकल्स प्रेजेंट थे, तो ये थे 395। अब ये अप्रॉक्सीमेटली 444 के अराउंड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इनिशियली कितने शेड्यूल थे, 8 थे, लेकिन अब कितने हो गए, 12 हो गए। लेकिन यहाँ पूछा गया था ओरिजिनली, तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अगर पूछा जाए कि अब कितने शेड्यूल हो गए, तो अब हो गए 12। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ थी 102 या 100 क्वेश्चंस के अबाउट की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही आपको मदद करेंगे हर एक एग्जाम के लिए। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।